बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफ़ीक हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज मैं आपको अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में मज़मून एक मुख्तसर सा सुनाऊँगा मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ, जिसका नाम है पंचायत। इस मज़मून में मुंशी प्रेमचंद दो गहरे दोस्तों का जिक्र करते हैं जिनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही है। उनमें से एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। जुम्मन शेख जो है उनकी एक बूढ़ी खाला का जिक्र है इस मज़मून में। और जुम्मन शेख ने अपनी बूढ़ी खाला को, चूँकि उनका कोई वारस नहीं था, तो उनको ये कहने लगे कि आपका तो वारस कोई नहीं, तो ऐसा करें कि आप अपनी ज़मीन मुझे दे दें, तो मैं आपको उसके बदले जो है ना आपके खाने पीने का बंदोबस्त करूँगा ताहयात आपका। तो वो जनाब बूढ़ी खाला मान जाती है और वो जो खाला है वो अपनी ज़मीन उसको दे देती है। लेकिन ज़मीन जब तक उसको दी नहीं थी तब तक जुम्मन शेख की बीवी और जुम्मन शेख जो थे ये दोनों खाला की बहुत खिदमत करते थे, खूब उनको अच्छे खाने देने और जनाब उनके आराम का और हर तरह के तमाम का ख्याल करना। लेकिन जैसे ही ज़मीन का हब्बानामा जुम्मन शेख के नाम हुआ तो उसकी जो सालन की मिकदार है वो रोटियों से कम कर दी, यानी खाला का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। खाला ने कुछ दिन तो इसको बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन जब उसने जुम्मन शेख से इस मौजू पर गुफ्तगू की तो जुम्मन शेख ने उसको उल्टी सीधी बातें सुनाई कि पैसे दरख्तों पर लगते हैं और तुम क्या हयात खिज़र लेकर आई हो कि तुमने दुनिया से जाना नहीं। अपने मरने की खबर सुन के खाला को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर पंचायत बुलाने का ऐलान करती है। अब जब वो पंचायत बुलाती है तो वो गांव-गांव फिरती है, अपनी गल पूरे गांव में फिरती है, बड़े बड़े लोगों को, मुदब्बर लोगों को कहती है कि पंचायत है तो आप सब ने आना है। तो अलगू चौधरी जो कि जुम्मन शेख का दोस्त था उसके पास भी जाती है और उसको भी पंचायत में आने के लिए कहती है। यहाँ पर ज़रा टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो समझने वाले। अलगू चौधरी पहले तो इनकार करता है, कहता है मेरा तो वो दोस्त है खाला, मैं उसके खिलाफ कैसे पंचायत में जा सकता हूँ। तो वो कहती है तुमने अल्लाह के नाम पर हक सच की बात नहीं करनी, अल्लाह के लिए तुम हक सच को छोड़ दोगे। जब उसकी गैरत को ललकारती है तो अलगू चौधरी भी पंचायत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलगू चौधरी जो है वो भी पंचायत में आ जाता है, सारे गांव वाले भी पहुंच जाते हैं और जो सरपंच हैं यानी कि जैसे आजकल चीफ जस्टिस होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं, पंच यानी जैसे आजकल जज होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है तो सरपंच जो है रामधन बिसर उनका नाम है, तो सरपंच पूछते हैं कि खाला तुम किसको अपना पंच किसको बनाती हो। तो वो सीधा अलगू चौधरी का नाम ले देती है कि अलगू चौधरी जो है ये मेरे पंच हैं, यानी मेरी तरफ से ये जस्टिस है। तो अब अलगू चौधरी दाएं बाएं देखते हैं कि ये खाला ने क्या किया, मुझे मेरी दोस्त के खिलाफ पंच बना दिया। लेकिन बहरहाल अब चूँकि वो मुकर्रर हो चुके थे तो वो मुकदमा सुनने के लिए बैठ गए। खाला ने अपनी बात, अपने दलाइल दिए और उसका जो भांजा था जुम्मन शेख उसने अपने दलाइल दिए। दोनों ने अपने अपने दलाइल जब दे दिए तो मुंसफीन ने आपस में मिलकर फैसला किया। और उस दौरान, मुकदमे के दौरान, अलगू चौधरी चूँकि थोड़े अदालती आदमी भी थे, उन्होंने जुम्मन शेख को ताक ताक कर सवाल किए, यानी ऐसे सवाल किए जिनका कि जुम्मन शेख के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब जब उन्होंने ये सवाल जवाब किए और उसके बाद फैसला सुनाया तो जुम्मन शेख के खिलाफ सुना दिया। अब जुम्मन शेख इस बात पर बड़े परेशान कि ये तो मेरा दोस्त है, और पहले वो बड़े खुश थे कि मेरा अपना ही दोस्त चूँकि जज बन गया, पंच बन गया, तो अब मुझे तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन वो जनाब जब फैसला उसके खिलाफ होता है तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती में दरार आ जाती है, वो वहाँ से मुँह लटकाए चले जाते हैं। अब कुदरत खुदा की ऐसा होता है, मतलब इस ड्रामे में इस तरह से लिखा है इस मजमून में कि जो अलगू चौधरी हैं उनके पास दो आला नस्ल के बैल थे, उनमें से एक बैल मर जाता है और अलगू चौधरी ने बड़ी कोशिश की कि उसके जैसा दूसरा बैल ढूंढकर तो वो जोड़ी पूरी कर ले, लेकिन वो उनको बैल दूसरा वैसा नहीं मिलता। अब एक बैल का उन्होंने क्या करना था, चुनांचे अलगू चौधरी ने वो अपना एक बैल गाँव के एक आदमी जिसका नाम समझू सेठ है उसको बेच दिया। समझू सेठ बेसिकली मतलब लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, जैसे शहर में माल ले जाना और शहर से माल लेकर आना गांव में, इसका काम करता था। उसके पास पहले एक बैल था मरियल सा, तो चूँकि वो पहले भी उसको भी इतनी को खास केयर नहीं करता था, अच्छी नस्ल का बैल देखकर उसने सोचा कि ये तो एक किस्म की उसके लिए नई गाड़ी थी। उसने उसके ऊपर ज़्यादा माल लादना, ज़्यादा माल लेके जाना, ज़्यादा फेरे लगाने, जहाँ गाँव से शहर तक वो 2 फेरे लगाता था अब 4-4 5-5 फेरों पर आ गया। चुनांचे उसने उस बैल के खाने पीने की और आराम की तो फिक्र ना की, लेकिन अपने काम की खूब फिक्र की और काम को खूब बढ़ाया। बैल उसको अलगू चौधरी ने दिया था उधार, 1 महीने का उधार था और 150 रुपया रकम थी। चूँकि पुराने ज़माने का ये लिखा हुआ मजमून है तो उस टाइम 150 रुपया भी बड़ी बात थी, जैसे आज कोई 10-15 लाख रुपये आप लगा लें, अब इतने का तो अच्छा बैल मिलता है, तो 10 लाख 5 लाख इतनी अमाउंट आप लगा लें। तो वो जनाब उसने अलगू समझू सेठ ने उस बैल पर बड़ा जुल्म व तशद्दुद किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब शहर गया तो शाम होने वाली थी और वहाँ से उसने माल उतारा और दूसरा माल लोड किया उसके ऊपर और पैसे वैसे लिए। तो उस टाइम चूँकि पर्स वगैरह या इस तरह की आजकल की सहूलतें नहीं थी, तो चुनांचे उसने पैसे एक कपड़े में बांध के अपनी कमर के साथ बांध लिए और वो बैल के ऊपर माल लाद कर जब वापस गांव की तरफ आ रहा था तो उसने एक बैल को खूब मतलब तेज़ी से चलाने की कोशिश की। उसने उसको मारा भी, उसको दौड़ाया भी। बैल बेचारा भूखों का मारा हुआ और प्यास का मारा हुआ और ऊपर उसको लोड इतना डाला हुआ और उसके बाद उसको मार भी पड़ रही है, वो सब कुछ सह ना सका और रास्ते में गिर के बैल मर जाता है। अब समझू सेठ सारी रात अपने सामान की निगरानी करते हैं, लेकिन नींद गालिब आ जाती है। जब सुबह नींद से बेदार होते हैं तो वो जो उनकी बैलगाड़ी थी उसके ऊपर से सामान भी गायब था, कमर से पैसे भी गायब थे, तो वो बहुत परेशान। इसी आलम में वो गाँव पहुँचे तो आकर उन्होंने खूब वावेला किया। अब जब वक्त मुकर्रर आया तो अलगू चौधरी जो है वो अपने पैसे लेने के लिए समझू सेठ के पास पहुँच जाते हैं।
समझू सेठ को जब वो अपने पैसों का तकाजा करते तो समझू सेठ आगे हंस के दिखा देता और कहता जी कौन से पैसे, तुमने तो मुझे बीमार बैल दिया था, बैल तो मर गया तो पैसे भी मर गए। उसने अलगू चौधरी ने कहा ये क्या बात हुई, जब मैंने तुम्हें बैल दिया था अच्छा भला था, तंदुरुस्त था, ठीक ठाक था, तो तुमने तो उसको भूखा रख रख के मार दिया, तो मेरे तो पैसे बनते हैं। अब अलगू चौधरी की डिमांड अपनी जगह, समझू सेठ का जो था वो फरमान अपनी जगह, लेकिन बात ना बने और उनका आए दिन झगड़ा लड़ाई तकरार होती रहे। और आखिरकार गांव के लोगों ने कहा यार इस तरह आप लोगों का मसला हल नहीं होगा, आप रोज़ महल्ले में लड़ाई करते हो, ऐसा करो अपनी बात पंचायत में ले लो। पंचायत का सुन के अलगू चौधरी के ज़हन में जो पहली बात आई वो ये थी कि पैसे मर गए, लेकिन चूँकि अब एक आखिरी अलजई था, चुनांचे उन्होंने पंचायत बुला ली। जब पंचायत बुलाई तो वही लोग फिर उसी तरह गाँव के बड़े जमा हुए, गाँव वाले भी जमा हुए। तो सरपंच जो रामधन मिसर हैं उन्होंने समझू सेठ को पूछा कि समझू तुम अपना पंच किसको मानते हो? तो समझू कहने लगा कि मैं अपना पंच जुम्मन शेख को मानता हूँ। जुम्मन शेख के खिलाफ अलगू चौधरी पहले फैसला सुना चुके थे और अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की आपस में दोस्ती अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, बराए नाम रह चुकी थी। तो समझू सेठ ने जब जुम्मन शेख को पंच माना, पंच बनाया, तो अलगू चौधरी के ज़हन में ये बात आई कि पैसे तो ख़त्म हो गए, पैसे तो मर गए, क्योंकि जुम्मन शेख ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाना है। लेकिन जब वो मुकदमे की सुनवाई हुई, समझू सेठ ने अपने दलाइल दिए और अलगू चौधरी ने अपने दलाइल दिए, तो जो पंच थे जिनका नाम जुम्मन शेख और जो अलगू चौधरी के साहब का दोस्त हैं, बल्कि इस टाइम भी दोस्त ही थे लेकिन ज़रा दराड़ आ चुकी थी, उन्होंने समझू सेठ के खिलाफ फैसला सुनाया और जो अलगू चौधरी के हक़ में फ़ैसला सुनाया। और उन्होंने कहा जब बैल तुम्हें दिया था बिल्कुल तंदुरुस्त था, तुमने उसके साथ ये जुल्म ज़्यादती की जिसकी वजह से वो बैल मर गया, तो तुम अब इसके पैसे भी दोगे, तुम्हें फ़िलहाल इतनी सज़ा दी जाती है वरना इससे ज़्यादा भी दी जा सकती। तो इसके बाद अलगू चौधरी और समझू सेठ की जो दोस्ती थी उसका मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा भरा हो गया और दोनों एक दूसरे के करीब आए। और उसने उसको पहला सवाल ये पूछा अलगू चौधरी ने कि मैंने तो तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाया था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम आज मेरे हक़ में फ़ैसला सुनाओगे, तो ये कैसे मुमकिन है? तो उसने जो जवाब दिया था, जो इस किताब में या इस मजमून के लास्ट में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, ये काबिल शुनीद है, इसको समझने की बात है। उन्होंने कहा कि जब तुमने मेरे खिलाफ फ़ैसला दिया था तो मुझे वाकई में बुरा लगा था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम मसनद इंसाफ पर बैठे हो और ये खुदा की कुर्सी है। ये इंसाफ की जो कुर्सी होती है ना, ये खुदा की कुर्सी होती है, इस पर बैठकर गलत बात नहीं की जा सकती और अगर कोई करेगा तो वो ज़बरदस्त अजाब में पकड़ा जाएगा। आदिल बादशाह हो, आदिल जज हो, आदिल हुक्मरान हो, या कोई आदिल बाप हो, या कोई भी अदल करने वाला इंसान, भले कोई टीचर हो, कोई ऑफिसर हो, जो अपने काम के साथ अदल करे, जो अपने लोगों के साथ अदल करे, वो आदिल कहलाता है और आदिल को कब्र के अजाब से निजात मिलती है। तो उसने कहा उसने जुम्मन शेख ने उसने कहा कि आज जब तुम्हारा केस मेरे सामने आया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उस दिन तुम मसनद इंसाफ पर बैठे थे और तुमने इंसाफ की बात की थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की थी। आज जब मैं बैठा हूँ मसनद इंसाफ पर तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार वो मेरी गलती थी, अब मैंने आज बिल्कुल वही बात की जो तुमने की, हक सच की बात की। इस टाइम हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। जिन कर्ब के हालात से हमने ये 14-16 महीने गुजारे हैं ये आपके सामने है। चलती हुई मईशत हमारी तबाह हो गई, अच्छी वाली सस्ती चीज़ें हमें मिल रही थी जिनको कुछ लोग, कुछ दानिशवर, कुछ सहाफ़ी और कुछ हमारे जो अवाम है वो उसको बड़ा महंगाई गिनते थे कि बहुत महंगा हो गया जी, बहुत महंगा हो गया। हालांकि मार्केट के साथ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन इस टाइम जिस महंगाई से अवाम गुजर रहे हैं, इस टाइम बिलों के और जनाब चीज़ों की कीमतों के जिस कर्ब से, जिस अजाब से लोग गुजर रहे हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी तो इंतहाई अजीरन हो चुकी है और ऐसी अजीरन ज़िंदगी में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। बिजली के कम यूनिट हो तो बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी के ज़्यादा यूनिट हो तो बिल कम आ रहा है। यही समझ नहीं आ रही कि बिल बन किस तरीके से रहे हैं, क्या फार्मूला है बिल बनने का। अगर 199 यूनिट मतलब मीटर चला है तो उसका बिल कम है, अगर जैसे ही 200 या 201 हुआ है तो वो 2000 से 5000 पे जंप कर जाता है। क्या 2 यूनिट की वजह से 3000 रुपये का इजाफा हो जाएगा? ये सारी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब आवाम को मतलूब है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। यहाँ पर जवाब देता ही कोई नहीं। किसी भी दफ्तर में चले जाएं, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार ही नहीं। सबसे पहली और बड़ी बीमारी जो हमारी कौम में पाई जाती है वो ये कि काम करना अपनी तौहीन समझते हैं और फारग रह के तनख्वाह लेना अपनी इज्जत समझते हैं। यहाँ आप जिस दूसरे बंदे को पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, मैं फ़लाँ दफ्तर में लगा हूँ, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, वेले रहते हैं। वो बंदा एक रखा हुआ है, वो उसको 200-400 रुपये महीने का दे देते और अटेंडेंस लगा देते तो तनख्वाह मिल जाती, काम कोई नहीं करता। यानी कि अगर वो काम बताए कि मैं ये काम करता हूँ तो उसको अपनी इंसल्ट फील होती है कि मैं काम करता हूँ, ये क्या सोचेगा कि मैं काम करता हूँ। तो चुनांचे वो अपना काम बताने के बजाय ये बताना बेहतर समझता है कि मैं फारग रहता हूँ। अब सुनने वाले की बात सुनिए, जो उसको सुनता है कि ये फारग रहता है वो ये नहीं सोचता कि यार ये इंसान बेहयाई कर रहा है, ये अदल नहीं कर रहा अपने काम के साथ। इसको तो अपने काम के साथ अदल करना चाहिए। जिसकी तनख्वाह लेता है उसका वो काम करना चाहिए। लोगों की फाइलें टेबल्स पर पड़ी हुई हैं, ऑफिसर उनको खोलते नहीं हैं। किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले, उसको खोलते नहीं है। क्यों? पैसा लगेगा तो वो फाइल खुलेगी। यानी कि तनख्वाह आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठने की और एसी को एंजॉय करने की मिलती है। पीएन आपको मिला हुआ है, असिस्टेंट आपको मिला हुआ है,
स्टेनो आपको मिला हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको अलग से मिली हैं, उसकी आप तनख्वाह ले रहे हैं। और अगर किसी का काम करना तो उसके पैसे उससे अलग ले रहे हैं साइन करने की। इसकी बड़ी वजह यह नहीं है कि ऑफिसर करप्ट है या निचला अमला करप्ट है, इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान करप्ट है। जब नीचे वाले ऊपर को देखते हैं कि यार ऊपर से करप्शन नीचे आ रही है, तो वो सोचते हैं हमें क्या इस बहती गंगा में हाथ धोने में हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से सारे लोग करप्शन का शिकार हैं। हालांकि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि निचला स्टाफ जितना भी है, भले वो 17वें 18वें ग्रेड के ऑफिसर हों या उससे निचला स्टाफ हो, ये सब के सब ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हैं, जो जुमे भी पढ़ते हैं, जो उलमाए कराम को सुनते भी हैं, हलाल हराम की तमीज़ भी रखते हैं। लेकिन चूंकि ऊपर हराम खाया जा रहा होता है, चुनांचे उन तक भी उसके असरात पहुँचते हैं, वो भी फिर लेके चले जाते हैं। हालांकि वो जब उनके बच्चे उनके सामने कोई चीज़ खाते हैं, उनको पता होता है कि मैंने ये हराम के पैसों से ला के दिए, ये फल या ये गोश्त या ये सब्ज़ी या जो भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, ये मैंने हराम के पैसे से ला के दिया है। उसको पता होता है। जब उसका कोई बच्चा बीमार होता है, उसके दिमाग में फ़ौरन ये बात आती है कि मैंने इसको हराम खिलाया, उसकी वजह से मेरा ये बच्चा बीमार हुआ या मुझ पर ये मुसीबत आई है। लेकिन क्या है कि वहाँ चल ही यही कुछ रहा है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि सूद हर बंदे तक पहुँचेगा। हालांकि सूद के बारे में कुरान में वाज़ेह हिदायत अल्लाह ताला ने दे दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूद का लेन देन करे उसकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। कुरान में भी इस बात का फरमान है। लेकिन क्या है कि अब असरात इतने ज़्यादा हैं कि हर बंदा किसी न किसी तरह सूद के चक्कर में पड़ा हुआ है, सूद लेता है या देता है। तो इस टाइम हमारे जो माशाल्लाह से निगरान वज़ीर आज़म अल्लाह के फजल करम से आए हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। उनके लिए ये ख़ास तौर पर मतलब एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है उनके लिए कि अल्लाह ताला ने आपको मसनद इंसाफ़ पर बैठाया है, आप मसनद इंसाफ़ पर बैठे हैं, तो आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिसकी वजह से एक तो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले। यहाँ जो बड़ी जमातें या छोटी जमातें जिनके लीडरान या जिनके मतलब कारकुनान जो पकड़े गए हैं और जो मुसीबत में मुब्तला है, उनको उससे निजात दिलाएं, रिलीफ दें उनको और अदालती निज़ाम को बेहतर करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारा अदालती निज़ाम अगर ठीक हो जाए तो हम बिल्कुल हमारे जो है ना अमन व अमान हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर हमारा अदालती निज़ाम ऐसा मजबूत नहीं है जिसकी वजह से कि अवाम को जो रिलीफ मिले, जो यहाँ पर ताकतवर है उसको तो रिलीफ मिलता है, उसके लिए तो जेल भी जो है वो एक क्लास बना दी जाती है। जैसे अयान अली डॉलर्स के केस में पकड़ी गई, उसके लिए जेल में अलहदा कमरा तैयार हो गया, बेड बन गए, वो मेकअप करके अदालत में पहुँचती थी। लेकिन उसके बदले में अगर आप देखें चेयरमैन PTI को, तो वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उनको क्या दिया है जेल में। और मज़ेदारी की बात ये कि जब उनको पकड़ा जाना था तो जो उनके जज थे छोटी अदालत वाले ट्रायल कोर्ट के, तो उन्होंने सुबह दोपहर शाम उस मुकदमे को सुना, 30 मिनट के अंदर 30 सफ़ात टाइप करवा दिए। इतना बड़ा फैसला और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, 30 मिनट में 30 सफ़े टाइप करके, और ऐलान भी सुना दिया और शाम को वो लंदन भी चले गए। इतनी तेज़ सर्विस उन्होंने की। लेकिन अब वही लीडर जो अंदर है उनको रिलीफ देना है तो अदालत तरीक़ों पे तरीके डालती जा रही है, दिन आगे ले जाती जा रही है। और इसी तरह के मामला जब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो अदालत ने बहुत तेज़ी से काम किया था। मेरा ये इख्तियार नहीं है कि मैं किसी की अच्छाई या बुराई निकालूं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि हमें ये चीज़ें मतलब आवाम को नज़र आती है, आवाम इसका सवाल ढूंढते हैं कि आखिर क्या वजह कि एक मतलब अयान अली है, उसका कोई मतलब सियासी किरदार नहीं है, कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन उसको इतना ऐशो आराम मिल रहा है जेल में। और दूसरी तरफ एक मकबूल तरीन जमात का लीडर है और उसको जो है ना वो मतलब वो बुनियादी सहूलतें भी नहीं मिल रही जो कि एक इस तरह के आला दर्जे के लीडर को मिलनी चाहिए। लीडर सदियों में पैदा होते हैं, रोज़ रोज़ लीडर नहीं पैदा होते। रोज़ रोज़ हुक्मरान तो बड़े निकल आते हैं, सियासी लोग तो बड़े निकल आते हैं, लेकिन लीडर कभी कभी पैदा होते हैं। अगर अवाम को अल्लाह ताला ने एक लीडर दिया है तो हम सब को उसकी कदर करनी चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दुनिया भर में लीडर्स की इज़्ज़त की जाती है, दुनिया भर में अपने हीरोज़ की इज़्ज़त की जाती है। अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, अपने किसी हीरो की हमने इज़्ज़त नहीं की। भले वो कायद आज़म थे, भले वो लियाकत अली खान थे, भले वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, भले वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे और भले वो आज इमरान खान साहब हैं। हमने कभी किसी अपनी हीरो की इज़्ज़त नहीं की। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।